तो आज का हम करंट अफेयर्स देखेंगे 4 जून का। इसमें मेनली 4 टॉपिक हैं। रुद्रम मिसाइल के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर पर एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर गर्मियों में जो वायु प्रदूषण होता है वो, और IMEC के बारे में। तो शुरू करते हैं रुद्रम मिसाइल से। रुद्रम मिसाइल 2 DRDO ने बनाया है, और इसके मेन फीचर्स क्या हैं कि यह हवा से सतह यानी एयर टू सरफेस मिसाइल है। 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी गति जो है आवाज से ज़्यादा, ध्वनि से ज़्यादा है। इसका मेन टारगेट क्या है, यह काम क्या करता है कि जैसे ये किसी भी फाइटर जेट से जब छोड़ी जाएगी ये मिसाइल, सपोज ये फाइटर जेट है और ये दुश्मन के रडार को कुछ टाइम के लिए शांत कर देगी। इस फीचर्स को बोलते हैं सीड और डीड। इसका मतलब क्या होता है? सीड का मतलब जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कुछ समय के लिए रोक देना, ताकि हमारे जो लड़ाकू विमान है ये उसकी टेरिटरी में जा सकें। और डीड का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से खत्म कर देना, दुश्मन के रडार और मिसाइल लॉन्चर को पूरी तरीके से मिटा देना, कुछ समय के लिए नहीं। सीड का मतलब होता है कुछ समय के लिए, डीड का मतलब होता है हमेशा परमानेंटली इसको खत्म ही कर देना। तो ये 2 काम करेगी ये, इसलिए इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये IAF ने किया, इंडियन एयर फोर्स ने सुखोई से इसको परीक्षण किया गया है। ठीक है, इस मिसाइल का इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में आ गया है। अच्छा, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इंडिजिनस मिसाइल है, मतलब भारत में ही निर्मित किया गया। इससे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो निर्भरता है विदेशी हथियारों पर वो घटेगी। एक प्रश्न इससे रिलेटेड है, ये आपको अटेंड करना है पढ़ के, और इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना। फिर अगली हम चलते हैं खबर जो हमारे पास है। सेमीकंडक्टर सेक्टर पर रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इसको नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में अभी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ही सेमीकंडक्टर पर्याप्त नहीं है, अभी भी हमको आयात करना पड़ता है। यानी हमारे पास अभी चुनौतियां हैं। तो क्या चुनौती है? कोई कमर्शियल फैब हब नहीं है। मतलब इसका क्या होता है, मतलब अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा यूनिट्स हम बनाने की हमारे पास क्षमता नहीं है। पहला फैब हब गुजरात में चल रहा है, ये ध्यान में रखना है, धोलेरा गुजरात में। 2028 में भी इसके शुरू होने की संभावना है। शुरू हो सकता है, ऐसा नहीं कि अभी शुरू ही हो जाएगा। अच्छा, इसका महत्व क्या है सेमीकंडक्टर का, क्यों इस पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाए? क्योंकि ये बोले तो ये जो भी मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उसकी आत्मा होती है ये। अभी हमको पूरी तरीके से ताइवान और दूसरी कंट्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर कभी कुछ युद्ध हुआ चाइना से या कुछ ऐसी बात हो गई तो हमारी पूरी जो स्ट्रेटेजी चीज़ें हैं वो सभी प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, इसका सुझाव क्या दिया है नीति आयोग ने? नीति आयोग बोलता है कि हमको मैच्योर नोड्स पर काम करना चाहिए। मतलब शुरू में ही हमको एडवांस सेमीकंडक्टर चिप पे जाने के बजाय ऐसे चिप्स पर ध्यान देना चाहिए जो कि गाड़ियों और सामान इलेक्ट्रॉनिक्स में लगती हैं, उन पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमको पैकेजिंग और टेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। और क्या, एजेंटिंग AI का हमको यूज़ करके, मतलब AI का यूज़ करके बड़े पैमाने पर चिप डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, ऐसा इसने सुझाव दिया है। अच्छा, सेमीकंडक्टर जब इतना इम्पोर्टेंट है तो भारत सरकार क्या कर रही है अपने देश में? तो सरकार के प्रयास, सरकार की मुख्य योजनाएं 2 हैं, ISM और DLI। ये 2 ध्यान में रखना। इसमें सरकार सब्सिडी देती है इन कंपनियों को। अब अगला टॉपिक आता है भारत में गर्मियों का वायु प्रदूषण।
हमने ये देखा होगा कि ठंड वगैरह में न्यूज़ चलती रहती है स्मॉग के कारण, दिल्ली में स्मॉग के कारण, ये जैसे ठंडा होने के कारण, जब ठंड आती है तो जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो ठंड में जो हमको स्मॉग देखने को मिलता है उसको मुख्यतः प्रदूषण से जोड़ा जाता है, और सर्दियों में आम बात होती है PM 2.5। लेकिन गर्मियों में जो प्रदूषक होते हैं उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको बोलते हैं PM 10 और ओजोन। ये किस कारण से होते हैं ये देख लेते हैं। PM 2.5 का कारण क्या है? ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के पास रोक लेती है। और PM 10 के क्या कारण है? आंधी तूफान, धूल भरे तूफान, ये लू। ये मुद्दा चलता रहता है कि पंजाब हरियाणा के किसान परालियों का कचरा जला देते हैं, इस वजह से PM 2.5 दिल्ली पे बढ़ जाता है। लेकिन इसका क्या कारण है? ये जो विनिर्माण होता रहता है लगातार, कंस्ट्रक्शन का काम, और सूखी सड़कों पर गाड़ियों के चलने से जो धूल वगैरह उड़ती रहती है उससे PM 10 फैलता है। ओजोन कैसे बनती है? तो जब गाड़ियां या फैक्ट्री चलती है तो गाड़ियों से तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। वो जब केमिकल रिएक्शन करता है धूप या गर्मी से, तो फिर ये ओजोन जैसी ये गैस बनती है। ये नुकसानदायक क्यों? क्योंकि वो फेफड़ों के जो टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करती है, और इससे अस्थमा वगैरह का खतरा बन जाता है। ठीक है, इस समय एक चर्चा में चल रहा है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इतनी चर्चा में क्यों? क्योंकि जब से ईरान का युद्ध चल रहा है तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। ये असल में जो G20 सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उसमें इसकी कल्पना की गई थी। ये क्या करेगा? भारत के मुंबई और गुजरात के जो पोर्ट्स हैं इनको पहले मिडिल ईस्ट और उसके बाद मिडिल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट कर देगा। तो अभी जो हमको ये हॉर्मुज वाला जो संकट बना हुआ है, इससे एक तरीके से हमको बैकअप मिल जाएगा। इसका ये बैकअप प्लान समझ लीजिए। तो अभी इसकी चर्चा इसलिए उठी है। ये रास्ता रहा, ये मुंबई, मुंबई से ये UAE जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये एरिया पड़ता है ईरान के पास, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा संकट नहीं है। अगर ये वाला रूट बाईपास करके इधर भेज दिया जाए ओमान के पास, और इधर से होते होते इजराइल, और इजराइल से ये पूरे यूरोप में पहुंच जाए। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि इस जो रास्ते में ये कोई सिंगल ये जहाज वाला ही नहीं, केवल पानी के रास्ते नहीं, इसमें रेल नेटवर्क भी है और अपनी सड़कें भी हैं, रोड्स भी हैं। तो इन सब का नेटवर्क इसमें शामिल रहेगा। और ये किस लिए बनाया गया था? जो चीन का BRI प्रोजेक्ट चला था उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था। इसके 2 गलियारे हैं, इसको आपको देख लेना है। पश्चिमी तट पर कौन सा? मुंबई गुजरात है ना। फिर नॉर्दर्न पे कौन सा? UAE के हैं, है ना। इजराइल होते हुए हाइफा पोर्ट तक जाएगा। क्यों जरूरी है? आपने समझ ही लिया है, क्योंकि ईरान का जो संकट बना हुआ है इस समय, इसलिए। और हमको 40% समय की बचत हो जाएगी। सुरक्षित भी है, लेकिन ये इतना सुरक्षित भी नहीं है जितना समझा जा रहा है, क्योंकि गाजा का संघर्ष भी थोड़ा पड़ रहा है, इजराइल और ईरान में तनाव भी चल रहा है। हाइफा बंदरगाह जो है, हाईफाई लिखा गया है, ये थोड़ा गलती से हाइफा बंदरगाह है, ये इसके पास है। और UAE का जो बंदरगाह है ये ईरान के थोड़ा पास पड़ता है। तो ईरान और UAE का इस समय टसल चल रहा है, क्योंकि UAE जो है अलाई है अमेरिका का, इस वजह से। अच्छा, सऊदी अरब और UAE के बीच भी मतभेद है थोड़ा बहुत, और थोड़ा एक कंट्री अपने आप प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, इस वजह से भी हो सकता है कि बाद में कुछ दिक्कत आ जाए इस प्रोजेक्ट में। लेकिन अभी लोकेशन हमको ये ध्यान में रखनी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहाँ पड़ता है ना। गल्फ ऑफ ओमान ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रीलिम्स पे। ऑपरेशन चक्रव्यूह ये किस लिए चलाया गया है? तो DRI ने चलाया है।
डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा चलाया गया है। ये नकली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान है ना। ड्रग्स वगैरह ये लोग जब्त करते हैं। डीआरआई किसके अंतर्गत काम करता है? तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, इसमें काम करता है। और किसका कानूनी आधार क्या है? एनडीपीएस एक्ट। फिर अगला है भाषणी सेवा संचालन ऐप। माइटी और वाणिज्य मंत्रालय के बीच हुआ समझौता है। इसमें क्या है कि अपनी जो 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, उनको डिजिटली एक्सेस देना, इस उद्देश्य से ये भाषणी सेवा संचालन ऐप बनाई गई, ये ध्यान में रखना है। अगला है फर्टिलाइजर्स की मांग में कमी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फर्टिलाइजर्स यानी डीएपी और यूरिया, इनमें क्यों कमी आई है? क्योंकि इस साल जो है अल नीनो की वजह से मानसून बहुत कमज़ोर रहेगा और कम बारिश होगी, इस वजह से लोग कम, इसको किसान कम खरीद रहे हैं। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? यूरिया क्या काम करता है? नाइट्रोजन देता है। और डीएपी से क्या मिलता है अपने को? फास्फोरस मिलता है, जो जड़ों के लिए काम में आता है। और नाइट्रोजन से प्रोटीन वगैरह काम आता है, और ये पत्तियों पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, धन्यवाद।